हेलो दोस्तों। सपोर्ट मटेरियल प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ की हेल्प से हम सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, प्रैक्टिस टेस्ट सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड कराता है जिसके सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल नहीं होते हैं, और इसमें उस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं जिस तरीके से आपको एग्जाम में अलॉटेड होते हैं। जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप देख सकते हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसकी हेल्प से आप सारे चैप्टर्स, पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स को रिवाइज करके पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं, वो भी जल्दी से जल्दी। ये वीडियो आपको अपने सिलेबस रिवाइज कराने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, और आप इन वीडियोस का यूज़ कोई चैप्टर को रिवाइज करने के लिए भी कर सकते हैं, ताकि आप अपने यूनिट टेस्ट वगैरह का रिवीजन कर सकें। ओके। मैं इन वीडियोस को चैप्टर 1 से लेकर सीक्वेंस में बनाऊंगा और आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। इनके जो मैं आंसर्स लिखने वाला हूँ उस तरीके से लिखूंगा जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखने चाहिए। साथ के साथ मैं छोटी छोटी एक्सप्लेनेशंस लिख दूंगा, जिससे आपको कुछ चीज़ें जो कंफ्यूज करती हैं वो आपको मदद करें चीज़ों को क्लैरिफाई करने में। ओके, तो वो चीज़ें आपको सिर्फ एग्जाम में नहीं लिखनी होंगी जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, बाकी सारी चीज़ें आपको एग्जाम पैटर्न पर यहाँ पर लिखनी होगी। सीबीएसई सिर्फ आपको सीबीएसई सिर्फ आपको लिख आंसर लाने के नंबर नहीं देता है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन के भी मार्क्स देता है। तो सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करेंगे हम यहाँ पर, जिस तरीके से वो चाहता है कि बच्चे रिप्रेजेंट करें। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, देखें, चेक वेदर 17 × 19 × 21 × 23 + 7। आपको चेक करना है कि ये जो 17 × 19 × 21 × 23 + 7 जो है, क्या ये एक कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन पूछता है क्या ये कंपोजिट नंबर है। अगर कोई कंपोजिट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि जब भी आपसे चेक कहता है चेक करो इसके ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, तो आप चेक क्या करेंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स चेक करेंगे इसके है या नहीं है। अब इसके लिए बच्चे दो तरीके अपनाते हैं, एक तो मल्टीप्लाई कर देते हैं सबकी, फिर 7 ऐड कर लेते हैं, फिर फैक्टर करते हैं। लेकिन हम उस तरीके को अवॉइड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे दो टर्म है यहाँ पर। जब प्लस का साइन आता है या माइनस का, तो टर्म्स बन जाती हैं। दो टर्म्स हैं यहाँ पर, एक टर्म आपको यहाँ नज़र आ रही है, दूसरी टर्म यहाँ नज़र आ रही है। जब टर्म्स बनती हैं तो हम टर्म्स में कॉमन ले सकते हैं। देखो ज़रा, और कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। यहाँ पे आपको 7 से डिविजिबल एक संख्या नज़र आ रही है, खुद ही 7, और यहाँ पर आपको 21 नज़र आ रहा है जो 7 से डिविजिबल है। आप क्या करेंगे, 7 कॉमन लेंगे। जब आपने पहले टर्म से 7 कॉमन लिया तो क्या कॉमन नहीं आया उसको लिख देंगे 17 × 19। जब 21 में से 7 हट लिया गया है कॉमन, तो आप क्या करेंगे, इसे 7 से डिवाइड करेंगे और बचेगा क्या, यहाँ 3 × 23 कॉपी हो जाएगा, फिर प्लस का साइन कॉपी हो जाएगा। और जब 7 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो सारी टर्म्स को आपने दोनों टर्म्स को आपने डिवाइड कर दिया, तो आपकी ये रिजल्ट आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, और एक और टर्म यहाँ पर ये रहा। टर्म्स को यहाँ पर फैक्टर की तरह मैं ट्रीट करता हूँ, यहाँ पे टर्म गलत शब्द रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए 3 फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। 1 तो हर किसी का फैक्टर होता ही, क्योंकि यहाँ 3 फैक्टर हैं इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। यह एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर पता होना हमें ज़रूरी था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन सेकंड हमसे क्या कह रहा है, हमसे एलसीएम निकालने की कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड हमसे एलसीएम निकालने की कह रहा है। पूछ क्या रहा है, वो एलसीएम पूछ रहा है। लेकिन एलसीएम किन चीज़ों का पूछ रहा है, दो चीज़ों का पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का, और किसका, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर आपसे पूछा जाए कौन सा होता है, तो प्राइम नंबर सबसे पहले शुरुआत होती है 2 से। 2 एक प्राइम नंबर है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, अगर आपसे कहे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, एक और वो खुद। ये 2 का सिर्फ एक ही दो ही फैक्टर्स हैं, 2 और 1 1, ठीक है, 2 खुद और 1 1। ऐसे कंपोजिट नंबर सबसे छोटा क्या होता है, 4, क्योंकि देखो 4 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, तो इसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स तो है ही हैं। तो इसलिए कंपोजिट नंबर है और प्राइम नंबर 2 है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आप एलसीएम बताएं
एलसीएम किसका बताएंगे, 2 और 4 का बताएंगे, और जो कि क्या होता है एलसीएम निकालने का तरीका आपको आता ही है। आप 2 लिखते हैं यहाँ पर 4 लिखते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड नहीं होगा 2 डिवाइड होगा, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसे हम एलसीएम कहते हैं। ये आपने बेसिक पढ़ रखा है मेथड क्लास 6, 7, 8 में। ओके, तो ये एलसीएम का तरीका हो जाएगा, हमारा फिनिश हो गया है। तो एलसीएम क्या होगा हमने बता दिया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एचसीएफ निकालो इन संख्याओं का। दो संख्याएं हमें गिवन है, एक है x की पावर 5 और एक y की पावर 5। अभी संख्याएं ना होकर, मैं संख्याएं बोल रहा हूँ ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करें, संख्याएं ना बोलकर इनको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो दो एक्सप्रेशन हैं जिनका हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, जिनका हमें एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है। वो कौन सी दो संख्याएं एक बार देखते हैं। पहली एक्सप्रेशन है हमारी x की पावर 4 y की पावर 4। आपको पता है हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 को x लिखा जा सकता है, y की पावर 5 को y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई लिखा जा सकता है। ओके, और ऐसे ही x की पावर 8 है x और y की पावर 3 है, तो x की पावर 8 को x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू कितनी बार x लिखना पड़ेगा आपको, 8 बार x लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और y कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। वैसे ऐसा लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। आप एग्जाम में इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, जो आपसे एक्सपेक्ट करा जाएगा जब आप बताएंगे। एस सी एफ किन का बताना है, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5 कॉमा एक्स की पावर 8 वाई की पावर 3। अगर आप ध्यान से देखें, एस सी एफ का मतलब होता क्या है, हाईएस्ट। एच मतलब हाईएस्ट, सी मतलब कॉमन, और एफ मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब मैंने इन दोनों संख्याओं के फैक्टर्स करे तो कॉमन क्या आया, कॉमन एक्स आया, कॉमन एक्स आया, कॉमन एक्स आया, कॉमन एक्स आया। अब एक्स तो कॉमन नहीं आ रहा, फिर कॉमन क्या आया होगा, कॉमन वाई आया, कॉमन वाई आया। अगर आप ध्यान से देखिए, और कॉमन वाई आया, तो कितने वाई कॉमन आए, 3 वाई कॉमन आए, 3। और एक्स कितने कॉमन है, 1 2 3 4, यानी कि एक्स 4 बार कॉमन आया, यानी कि एक्स की पावर 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। और वाई 3 बार कॉमन आया तो वाई की पावर 3 लिख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली यहाँ से भी देखकर कर सकते हैं। जो सबसे छोटी संख्या है एक्स की वो कॉमन आती है, सबसे छोटी संख्या जो पावर जो वाई की है, सबसे छोटी पावर वाई की, वो कॉमन आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है एलसीएम निकालिए। आपको अब एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है, दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है। अब एक संख्या है 14 जिसका एलसीएम निकालना है, एक संख्या है 122 जिसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम से पहले आप निकालेंगे फैक्टर्स, और एलसीएम होता क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब आपसे मल्टीपल पूछ रहा है, मल्टीपल मतलब जो एक संख्या के टेबल में संख्याएं आती हैं उन्हें हम मल्टीपल्स कह सकते हैं, यानी कि 2 के टेबल्स में या 4 के टेबल्स की बात करते हैं। 4 के टेबल में 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है, 16 आता है, तो ये सभी मल्टीपल्स हैं 4 के। अब कॉमन शब्द आया है तो यानी कि कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए, और वो दो संख्याओं का कॉमन मल्टीपल्स बताना है, यानी कि वो दो संख्याओं के कौन कौन से नंबर्स हैं जो सेम टेबल में आएंगी। ठीक है, जैसे 4 है और 6 है, अगर इनके कॉमन मल्टीपल्स बताने, मल्टीपल तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं। 4 का मल्टीपल 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 24। 6 के मल्टीपल 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 24 हो सकता है। लेकिन ये नहीं कह रहा है सारे मल्टीपल्स बता दो, ये कह रहा है कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। क्या बताने हैं, कॉमन मल्टीपल्स। और कॉमन में भी क्या बताना है, लोएस्ट वाला। तो क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको, एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, तो हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है इन दो संख्याओं का। निकालने का तरीका क्या है, पहले 14 के फैक्टर्स कर लो, 2 7 7 1। अगर हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। हमें कौन सी संख्याओं से डिवाइड करना है, हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ओके, प्राइम नंबर्स से ही हम इनको डिवाइड कर फैक्टर निकालेंगे। ऐसे ही देखो, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, 2 6 2 1। अब 61 तो सिर्फ 61 से ही डिवाइड होता है, ये खुद ही एक प्राइम नंबर है। आप इसको डिवाइड करके देखिए, किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो 14 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 7। 122 के क्या फैक्टर्स है, 2 इंटू 61। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है एलसीएम बताइए, किसका एलसीएम, एलसीएम बताइए
14 का और 122 का, 14 और 122 का फैक्ट एलसीएम बताने का तरीका क्या होता है। मैक्सिमम देखो टू कितनी बार आ रहा है, दो संख्याएं, इसमें भी पहली संख्या में भी टू एक बार फैक्टर आ रहा है, दूसरी संख्या में भी टू एक बार फैक्टर आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम टू एक ही बार आ रहा है, किसी भी संख्या में चेक कर लो। ओके, इसके बाद देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें 7 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 61 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे तो एक्चुअल में आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 2 ज़ा 14 होता है। अब 14 की मल्टीप्लाई 61 से करानी है, 61 मल्टीप्लाई बाय 14, ये सब रफ वर्क है आपका, इसको फेयर में काउंट नहीं करा जाता। ओके, ये सभी रफ वर्क है आपका। तो अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 1 1 ज़ा 1, क्रॉस लगा देंगे, 1 6 ज़ा 6, 4 का 4 5, और इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 854। आप खुद भी कैलकुलेशन करके देखें, अगर मेरे से मिस्टेक हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हाँ सर आपसे यहाँ पर मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमने 1 मार्क के क्वेश्चंस कर लिए, यानी कि सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। अब हम किस सेक्शन को करने की कोशिश करेंगे, सेक्शन बी को करने की कोशिश करेंगे। ओके, करते हैं ज़रा, मैं सेक्शन बी को हेडिंग डाल देता हूँ, सेक्शन बी। ओके, जिससे आपको समझने में और आसानी रहे। सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है, क्या आप शो कर सकते हैं, ठीक है, क्या नहीं लेके आऊँ, मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, शो डैट 9 की पावर n, आपको शो करना है कि 9 की पावर n कभी भी एंड नहीं होगा, कैन नेवर एंड, ये एस गलत है यहाँ पर, कैन नेवर एंड, कभी भी एंड नहीं होगा विद यूनिट डिजिट जीरो, यूनिट डिजिट जीरो के साथ ये कभी भी एंड नहीं होगा। यानी कि अगर मैं 9 की पावर n करूँ, सॉल्व करूँ, 9 की पावर n तो कर ही नहीं सकते, यहाँ पे अपनी तरफ से हमें कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, और वैल्यू नेचुरल नंबर लिखनी है। इस क्वेश्चन ने मेंशन नहीं करा है जहाँ पर n नेचुरल नंबर है, एग्जाम में आपको मेंशन करके देगा। अगर n की जगह पर हम यहाँ पर 1 रखें, या फिर होल नंबर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। देखिए n की जगह पर अगर हम यहाँ क्या रखें 1, अगर n की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 9 की पावर 1 तो 9 ही होता है। अगर n की जगह 2 रखेंगे तो 9 की पावर 2 मतलब 9 इंटू 9 यानी कि 81 हो जाएगा। अगर n की पावर 3 रखें तो 9 इंटू 9 इंटू 9, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ये आंसर आएगा। अगर आप ध्यान से देखें लास्ट में या तो 9 आ रहा है, या 1 आ रहा है, या 9 आ रहा है, कुछ यही संख्या आ रही है, यहाँ में दिखाना है जीरो से एंड नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हमें शो करना है कि ये कभी भी n डिजिट के साथ, मतलब कि ये कभी भी 0 डिजिट के साथ एंड नहीं होगा। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई संख्या 0 से एंड हो रही है, जैसे देखो 1 0 लिखा है, 2 0 लिखा है, 3 0 लिखा है, 5 0 लिखा है, 8 0 लिखा है, 100 लिखा है, 120 लिखा है, अगर मैंने 0 लास्ट में लिखा है तो एक खासियत देखना आप इसमें क्या होती है। अगर इसके टुकड़े करें 2 इंटू 5 आएगा, इसके टुकड़े करें 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा, इसके टुकड़े करें 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। ये मैं टुकड़े डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, फैक्टर खुद ही कर दे रहा हूँ, आप करके देख सकते हैं कि आपके टुकड़े करने पर ही क्या आता है। ठीक है, 2 इंटू 5 आ जाएगा। इसके अगर हम टुकड़े करें तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आ जाएगा। ओके, अगर मैं इसके टुकड़े करूँ तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 5 इंटू 5 आ जाएगा। अगर इसके टुकड़े में करूँ तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5, ये टुकड़े आ जाएंगे। ये टुकड़े मैंने डायरेक्टली कर दिए। इसमें एक बात समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप फैक्टर खुद भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टरेशन। नोटिस करो 5 और 2 आ रहा है नहीं आ रहा, 5 और 2 आ रहा है नहीं आ रहा, 5 और 2 आ रहा है नहीं आ रहा, 5 और 2 प्राइम फैक्टर आ रहा है नहीं आ रहा, क्या 5 और 2 प्राइम फैक्टर आ रहा है, क्या 5 और 2 प्राइम फैक्टर आ रहा है। देखो 2 बार 5 एंड 2 आ गए तो डबल जीरो आ गए, ये भी नोटिस करना। यानी कि अगर कोई संख्या एंड जीरो से, मतलब कोई भी संख्या अगर जीरो से एंड होना चाहती है, एंड डिजिट जीरो से एंड होना चाहती है, लास्ट वाले डिजिट या वंस प्लेस डिजिट जीरो से एंड होना चाहती है, तो उसकी प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए, कम से कम 1 पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 होना चाहिए। अब यहाँ पर कोशिश करते हैं हम इसके प्राइम फैक्टर क्या है ये पता करने की। देखते हैं ज़रा, अगर मैं 9 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स करूँ, 9 की पावर n है तो 9 के ही फैक्टर्स करने हैं, तो क्या आएगा, 9 के फैक्टर तो आप सबको पता है 3 इंटू 3 आता है। और देखो आपको पता है जब बेस सेम हो पावर जुड़ जाती हैं, तो इसे हम 3 की पावर 2 की पावर n लिख सकते हैं। और आपको पता है पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो 2 की n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 2n। अगर आप ध्यान से देखें 3 एक प्राइम नंबर है, अब उसकी पावर कुछ भी रहे,
3 की पावर कुछ भी रहे, यानी कि यहाँ पर फैक्टर सिर्फ 3 आने वाले हैं। और अगर सिर्फ फैक्टर्स 3 आने वाले से एक बात श्योर हो जाती है कि इसमें कभी भी ना तो 2 एक प्राइम फैक्टर आने वाला है और ना ही कभी भी 5 आने वाला है। तो क्योंकि 9 टू द पावर n हैज़ नो फैक्टर्स, कोई भी फैक्टर इसका 2 इंटू 5 फैक्टर्स एज 2 इंटू 5, कोई भी फैक्टर है ही नहीं 2 इंटू 5 के रूप में। देयरफॉर क्या कहेंगे, देयरफॉर इसलिए 9 की पावर n विल नेवर एंड, नेवर एंड ना कि एंड्स, नेवर एंड विद यूनिट डिजिट 0। तो ये कभी भी यूनिट डिजिट 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो आपको यहाँ फैक्टर करना इंपॉर्टेंट है, प्राइम फैक्टर, फिर ये बताना इंपॉर्टेंट है कि 9 की पावर n के कोई भी फैक्टर 2 इंटू 5 नहीं है, और इस वजह से ये 0 के साथ एंड नहीं होगा और हमारे को इस पे पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं ज़रा। कहता है फाइंड द पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपसे उसने इंग्लिश में एक शब्द कहा, क्या शब्द कहा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसने ये नहीं कहा एलसीएम निकालो, उसने कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है वो, एलसीएम ही रहा है। एलसीएम को अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, कभी लीस्ट पूछेगा, कभी पूछेगा शॉर्टेस्ट, कभी स्मॉलेस्ट। तो आपको ध्यान रखना है वो एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो इसने पूछा क्या है आपसे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन विजिबल है सभी को, यस क्वेश्चन विजिबल है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 78 है एंड द ग्रेटेस्ट डिवाइजर इज 13। आपको पेयर ऑफ नंबर्स बताने जिनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिनका एलसीएम क्या रहेगा, आपको क्या बताना है, नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के पेयर, नेचुरल नंबर्स के जोड़े बताने। उन नेचुरल नंबर के जो जोड़े हैं, एक नंबर को ए और दूसरे नंबर को हम बी मान सकते हैं। तो एलसीएम दो नंबर का जिनको मैं ए और बी मानकर चल रहा हूँ, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 78। और एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन्हीं दो नंबर का हमें दे रखा है 13। हमसे पूछ रहा है वो ए और बी क्या क्या हो सकते हैं, वो आपको बताने, पेयर्स बताने ऑफ द नेचुरल नंबर्स। आप एक बात नोटिस करना, अगर एक नंबर 8 है और एक नंबर मान लेते हैं 12 है, एक नंबर 8 है और एक नंबर 12, यानी कि ए की जगह 8 मान लेते हैं, बी की जगह 12 मान लेते हैं। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालता हूँ, इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ, तो आप एक बात नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे, एलसीएम जब मैं निकालूंगा ना इनका, तो एक संख्या आएगी, जो संख्या होगी मेरी 24। मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, 8 के टेबल में 24 भी आता है, ये भी आता है। अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा, एचसीएफ क्या आने वाली है, 8 को कौन डिवाइड कर सकता है, 8 कर सकता है, 4 कर सकता है, 2 कर सकता है, 12 को कौन कर सकता है, 4 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है, लेकिन दोनों को कौन कर सकता है, बड़ा सबसे नंबर 4 कर सकता है। यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा, 4, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा। अगर मैं एक बात नोटिस करूं, क्या बात नोटिस करूं, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करके 8 मिलता है, 8 मतलब ये वाली संख्या, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करके 12 मिलता है, 12 मतलब दूसरी वाली संख्या, दूसरा वाला नेचुरल नंबर। यानी कि जब एचसीएफ आप निकालेंगे तो एचसीएफ एक्चुअल में कॉमन नंबर होगा, जो कि कुछ संख्याओं से मल्टीप्लाई करके हमें वो दो नंबर दे सकता है। ठीक है, तो यानी कि जब भी आपको ऐसा सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन क्वेश्चन दे जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है दोनों, और आपसे पूछता क्या, आपसे पूछता है अगर एलसीएम और एचसीएफ ये हैं, आप वो दो नंबर पता करो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, ये कॉमन नंबर है ना दोनों में, एलसीएम एचसीएफ जो है, सॉरी एचसीएफ जो है कॉमन नंबर है दोनों संख्याओं के अंदर, तो लेट करेंगे, लेट द एचसीएफ, एचसीएफ जो है बी कॉमन नंबर, कॉमन नंबर है, ठीक है, 4 नेचुरल नंबर्स, कौन से नेचुरल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स ए एंड बी, ए एंड बी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज, इसका मीनिंग देखो, इस साइन का मतलब इट इम्प्लाइज, यानी कि इस लाइन से हम क्या कह सकते हैं, ए बराबर जो है, ए बराबर जो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 13 इंटू समथिंग, 13 इंटू समथिंग। ठीक है, 13 इंटू समथिंग हो जाएगा, समथिंग को हम मान लेते हैं यहाँ पर एक्स,
और बी जो है वो क्या हो जाएगा 13 इंटू समथिंग एल्स। देखो हमें यहाँ पर ये पता है जो HCF है वो क्या होगा, कॉमन नंबर है, यानी 13 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन किससे मल्टीप्लाई होगा ये नहीं पता, एक x हो सकता है और दूसरा y हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे हैं 2 और 3, तो हमें ये नहीं पता 13 कॉमन नंबर तो है, ये तो सेम आएगा, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ये बात हमें नहीं पता। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से विजिबल है 2 और 3, जिसको हम y की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो हमें एक्चुअल में पता क्या करना है, x और y की वैल्यू पता करनी है। कैसे करेंगे, पहले आप एक बात एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम नहीं करेंगे, आपको एक बात पहले से ही पता है, एज वी नो, क्या आप जानते हैं, आपने अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको ये बात पता होगी कि LCM और HCF का प्रोडक्ट, LCM और HCF का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उन दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है जिनका वो LCM और HCF है। यानी कि LCM अगर किसी संख्या का 78 है तो 78 की मल्टीप्लाई जब आप HCF से करेंगे, HCF यानी 13 से करेंगे, तो आपको एक आंसर मिलेगा a इंटू बी। ए हमारा क्या है एक्चुअल में 13x, क्या है ए हमारा 13x, बी क्या है हमारा 13y, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके वो संख्या मिल जाएगी। ओके, आप एक बात ध्यान से और देखें, यहाँ क्या कर सकते हैं हम 13 इंटू 13 लिख सकते हैं एक साथ, x इंटू वाई लिख सकते हैं एक साथ, बस मैंने इसको रीअरेंज करा, मल्टीप्लाई कर नहीं रहा हूँ क्योंकि करने का कोई फायदा नहीं है, मैं डिवाइड में भेजने वाला हूँ सभी को। 78 इंटू 13 यहाँ लिख दिया है। अब ये मल्टीप्लाई में है ना दोनों संख्या, इसको डिवाइड में ले आते हैं। 78 इंटू 13, देखो जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी, यानी कि जो ये यहाँ है यहीं रहेंगी, इक्वल जहाँ है वहीं रहेगा, एक्स वाई जहाँ है वहीं रहेंगे, ये दोनों संख्याएं उठकर इधर आ रही हैं, यानी कि ये दोनों संख्याएं डिवाइड में जाएंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में। 13 से 13 डिवाइड हो जाएगा, 13 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 13 की टेबल में 6 टाइम में आता है, ठीक है, टेबल थोड़े से स्ट्रॉन्ग करें तो 6, यानी कि x इंटू वाई बराबर आना चाहिए 6। आपको पता है दो संख्याएं मल्टीप्लाई में, तो x y के पॉसिबल पेयर क्या क्या हो सकते हैं, देखो मैं इसे कैसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 6, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, इससे ज़्यादा, या फिर इसको मैं एक चीज़ तरीके से और लिख सकता हूँ 1 इंटू 6 की जगह हम 6 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो मतलब क्या है, या तो x बराबर 1 हो सकता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं एक बार, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बन रही हैं, x की वैल्यू या तो आ सकती है, x की वैल्यू या तो हो सकती है 1 और y की वैल्यू हो सकती है 6। तो a बराबर क्या हो सकता है, अगर x बराबर 1 है, y बराबर 6 है, तो a बराबर क्या रहेगा 13x है ना, 13x यानी कि 13 इंटू 1 रहेगा, तो बराबर 13 रहेगा। y जो b बराबर है वो क्या है हमारा, वो हमारा 13y है, यानी कि 13 इंटू 6 रहेगा, यानी कि 78 रहेगा। तो फर्स्ट पेयर क्या हो सकता है, फर्स्ट पेयर, उसने पेयर्स कहा था ना क्वेश्चन को, एक बार देखिए रिकॉल करें, पेयर्स कहा था उसने, उसने कहा था व्हाट आर द पॉसिबल पेयर्स, पेयर्स देख रहे हैं, पेयर्स मतलब एक भी पेयर हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हमें एक से ज़्यादा पेयर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है 13, अदर नंबर क्या हो सकता है, अदर नंबर यानी कि जो बी है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है 78। 2 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आप इतना ज़्यादा इंग्लिश ना लिखकर डायरेक्ट भी लिख दें नंबर पेयर्स इक्वल टू 13 कॉमा 78 तब भी चल जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए अगर x की वैल्यू 2 है, ठीक है, इफ x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है, इस तरीके से आपको पैटर्न समझ आ गया ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। पॉसिबल पेयर्स आर, तो पॉसिबल पेयर्स क्या है वो लिख देंगे हम। पहला तो नज़र आ रहा है 13 इंटू 13 और 78, दूसरा क्या नज़र आ रहा है, देखो अगर x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये रिवर्स हो जाएंगी 78 और 13। अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू अगर 2 है, यहाँ पे 2 अगर आएगा, 2 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 26। अगर y की वैल्यू 3 है तो y 13 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा, और इसको एक बार रिवर्स कर दो, ये हमारे पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। ओके, तो ये पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर्स हो जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसलिए वीडियो जो है हमारी हाफ आवर और 45 मिनट्स की हो सकती है। ओके, तो आपको घबराना नहीं, आपको प्रॉपरली देखना है यहाँ पर और फास्ट
स्पीड पर भी आप देख सकते हैं अगर आपको लगता है मैं स्लो बोल रहा हूँ। ओके, बट अगर मैं स्लो नहीं बोलूँगा तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ, प्राइम फैक्टर्स निकालने, और प्राइम फैक्टर्स तो आप बचपन से निकालते आ रहे हैं, और कहता है फैक्टर ट्री की हेल्प से निकालो। फैक्टर ट्री की हेल्प से निकालने का मतलब क्या है कि आपको एक बनाना है यहाँ बॉक्स जिसके अंदर लिखना है 7650, और फिर ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा 2, एक ब्रांच निकल गई 2, और जो ब्रांच डिवाइड कर रही है उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके लिए एक और ब्रांच बना लेंगे, और यहाँ लिखेंगे 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है। 7650 को अगर आप 2 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6 होता है, 1 बचेगा। ओके, ये 6 नीचे लाते हैं ना, अभी काम करते हैं 1 यहाँ लिख लेते हैं। 2 8 ज़ा क्या होता है 16, 16 हो जाएगा ये, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो डायरेक्ट इस संख्या को डिवाइड करना है। कितनी बार में जा रही है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 बचना चाहिए, 1 यहाँ ना लिख कर डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं। ओके, तो ये कितनी बार में जा रहा है 5, तो हमारा क्या आएगा 3825। अब चेक करते हैं किससे डिवाइड हो रहा है, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, क्योंकि लास्ट का डिजिट इवन नंबर नहीं है। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, चेक करते हैं, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यस 18 3 के टेबल में आता है तो ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो इसे 18 से डिवाइड करके देखते हैं, सॉरी 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 1 ज़ा 3, इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, यानी कि डायरेक्ट दूसरे डिजिट को यहाँ उतारते हैं, हम यहीं डिवाइड कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा क्या होता है 6 होता है, 2 बचेगा, 2 यहाँ लिखना चाहिए, इसे यहाँ उतारना चाहिए, हम 2 को डायरेक्टली यहाँ लिख ले रहे हैं। 3 7 ज़ा 21, 21 आना चाहिए, 22 में से 21 घटाएंगे 1 बचना चाहिए, इस 1 को यहाँ ना लेकर हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं। 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ कितना आने वाला है 1275। आपको ये डायरेक्ट यहीं करना आना चाहिए डिवाइड, ठीक है, ताकि आप जल्दी से पेपर सॉल्व कर पाएँ, बट अभी मैं आपको एक्सप्लेन इस तरीके से कर रहा हूँ ताकि सब समझ पाएँ। क्या ये 3 से दोबारा डिवाइड हो रहा है, चेक करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 हो रहा है तो ये भी हो जाएगा, तो मैं इसे डायरेक्टली 3 से डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है, दूर नहीं जा रही ज़्यादा। 3 डायरेक्ट नज़र आ रहा है, 12 कितनी बार में आता है 4 टाइम्स में आता है। अब अगला डिजिट लेंगे, अगला डिजिट 7 है, कितनी बार में आता है 2 बार में आता है, 6 6 आएगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1 आएगा, 1 यहाँ लिख लो। कितनी बार में जा रहा है ये 5 बार में जा रहा है। ओके, क्या ये फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, चेक करते हैं, यहाँ पर है 4 और 2, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 नहीं होता डिवाइड, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हम किससे डिवाइड करें, 3 से तो नहीं हो रहा ये डिवाइड, फिर 5 से, देखो लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से हो जाएगा, ये 5 से कर लेते हैं। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। देखो 42 लिखा है यहाँ, यानी कि 40 आता है 5 के टेबल में 8 बार में, तो 8 लिख लेंगे। अगर 42 नहीं आता, 40 आता है, 42 में से 40 घटाएंगे 2 बचेगा, तो कितनी बार में जा रहा है 5 बार में। फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो लास्ट में 5 आ रहा है, लिख लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको तो ये वैसे याद भी होना चाहिए 17 5 का क्या होता है, फिर भी हम कर लेते हैं। पहला डिजिट लेंगे, कितनी बार में जा रहा है, एक बार में। 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, 3 लिख लेते हैं। कितनी बार में जाएगा ये 7 बार में, और 17 तो एक प्राइम नंबर है, दिस ऑल यू नो। तो ये कितनी बार में जाएगा 17, 17 से जाएगा एक बार में। तो फैक्टर ट्री द्वारा हमारे फैक्टराइजेशन निकल चुके हैं, लास्ट में आप फाइनल आंसर जरूर लिखाएंगे। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 17, ये हमारे फैक्टराइजेशन हो गए, और इस पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे इस तरीके से हमारा सेक्शन भी फिनिश हो गया। अब हम देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी देखते हैं, सेक्शन सी। सेक्शन सी भी आसान सेक्शन है, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ नज़र आ रही हैं यहाँ पे, यस आ रही हैं। एक बार इसे ऊपर रख लेते हैं। सेक्शन सी में हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और ये 2 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, मतलब कि इसमें से एक क्वेश्चन तो ज़्यादातर आप देखेंगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होता है रैशनल नंबर प्रूफ करने वाला, ना कि मैथमेटिकल। फिर भी हम देखते हैं इसे प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रूफ करो ये एक इरेशनल नंबर है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है ये एक इरेशनल नंबर है। इस नंबर को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखें, सबसे पहले जब भी आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना हो, इसके लिए जो अप्रोच हम यूज़ करते हैं वो अप्रोच का नाम क्या है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड द्वारा आप इसको हमेशा प्रूफ करते हैं।
कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड क्या कहता है, जो चीज़ कह रहा है ना प्रूफ करने के लिए, उसके अपोजिट आप लेट कर लो, ठीक है। अगर आपको साबित करना है कि आप पागल नहीं है तो आप मान लो आप पागल है, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आपको ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है। अब फिर हम मानेंगे यहाँ पर एज्यूम, क्या एज्यूम करना है, डेट, ये नंबर, कौन सा नंबर, वो नंबर को पूरा लिख लेंगे, ठीक है। ये नंबर को नंबर ना बोलकर एक्सप्रेशन बोला जाता है, लेकिन आप थोड़े से फैमिलियर रहते हैं नंबर से तो मैं नंबर बोल रहा हूँ। तो एज्यूम दैट दिस नंबर इज रैशनल नंबर, ये नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मानने से हुआ क्या, अगर मैं अपने आप को पागल मान लूँ जबकि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है मैं नहीं हूँ और मैंने पागल मान लिया, तो मेरी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी पागलपंती की, ओके। ऐसे ही एक रैशनल नंबर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या होती हैं कि हर रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। पी एंड क्यू क्या रहेंगे, को प्राइम्स। आपको डायरेक्टली लेट करना है कि हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं कि पी एंड क्यू क्या हो जाए, को प्राइम लिख सकते हैं। हमने मान लिया, हमने लिख दिया ऐसे करके इनको कि पी एंड क्यू क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। अगर आप एक बात नोटिस करें, इस नंबर के अंदर, इस पूरी संख्या के, इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर एक संख्या ऐसी है जिससे आप फैमिलियर हैं, ये तो इरेशनल होती ही है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में लिख देता है पहले ये प्रूफ करो √5 एक इरेशनल है, लेकिन अभी क्योंकि क्वेश्चन के मार्क्स 3 है, सिर्फ 4 नहीं है, सिर्फ 3 है, तो आप इसको मानकर चलेंगे एक इरेशनल नंबर है। अगर ये 4 नंबर में आता तो हम पहले इरेशनल नंबर से प्रूफ करते, ठीक है। बट अभी हम यहाँ मानकर चलेंगे, एग्जाम में अगर ऐसा होगा, वो कम मार्क्स में क्वेश्चन है तो वो मेंशन कर देगा एज्यूमिंग दैट √5 इज एन इरेशनल। मान लो कि √5 इरेशनल है, तब प्रूफ करो कि ये भी इरेशनल है। बट अभी हम ये एज्यूम कर कर चल रहे हैं इरेशनल है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना लेंथी क्वेश्चन वो नहीं देगा 3 मार्क्स में जितना हम सोच रहे हैं। तो हम इस मेथड से करेंगे, थोड़ा शॉर्ट मेथड रहता है। तो मान लेंगे √5 एक इरेशनल है, हमें पता ही इरेशनल है। अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे सारी चीज़ें उधर चली जाए, सारी संख्याएं कहाँ चली जाए, दूसरी तरफ, यहाँ क्या रह जाए, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ √5 रह जाए, तो हम एक बात को नोटिस करेंगे, एक तरफ होगा इरेशनल और एक तरफ होगा रैशनल। क्या ऐसा संभव है, क्या एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ये बात हम साबित कर देंगे, और जैसे ही हमने ये बात साबित कर दी वैसे ही हमारी एजम्पशन गलत हो जाएगी। अगर ये रैशनल नंबर था तो कुछ भी करने के बाद दोनों साइड रैशनल रैशनल आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ रही। इसी बात से हम कह देंगे हमारी एजम्पशन गलत थी, ठीक है, कि ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो कर ही नहीं रहा। तो चलो पहला स्टेप लेते हैं। अब ये नज़र आ रहा है आपको √5 नीचे है, नीचे है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा पहले। तो ऊपर ले जाने का एक तरीका है कि आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैसे ही ऊपर चला जाएगा। दोनों में से कोई सा भी स्टेप आप ले सकते हैं, या तो आप इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि वो आपको ज़्यादा समझ आता है। तो क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, पी की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, यानी कि 3 - 2 √5 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे हम, ये 5 है पी से, और क्यू की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, ये तो आपको पता ही है, यहाँ तो क्यू ही आना चाहिए। पी की मल्टीप्लाई 3 से कराओ, 3p आ जाएगा। पी की मल्टीप्लाई -2 √5 से कराओ, मल्टीप्लाई होती नहीं है, लिखने का तरीका है बस। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई होती थोड़ी ना, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू, मतलब पी की मल्टीप्लाई से करेंगे, होगी थोड़ी ना, लिखने का तरीका बदलेगा। अब हम यहाँ सिर्फ √5 चाहते हैं, बाकी सारी चीज़ों को यहाँ से भगा देंगे। तो भगाते हैं यहाँ से बाकी सारी चीज़ों को, कैसे भगाएंगे देखें ज़रा। तो हम पहले भगाते हैं यहाँ से, आपको दिखाऊँ कैसे मुझे, देखिए। सबसे पहले काम करते हैं, इस स्टेप को मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो, सर आप यहाँ से वहाँ कैसे लेके जा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, वरना मैं अगले पेज पे लिखता इसे। तो एक काम करते हैं, इसको उधर लेकर जाते हैं। देखो जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी। मैथ्स में एक रूल होता है जिसको आप, जिस बच्चे ने क्रैक कर लिया उसकी मैथ्स सुधर जाती है, और वो रूल क्या है, जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी। इक्वल जहाँ है वहीं रहेगा, क्यू जहाँ है वहीं रहेगा, -2 √5 पी जहाँ है वहीं रहेगा। हम उठाकर किसे लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ उसे। और एक टर्म है, जब जब टर्म दूसरी तरफ जाती है तो उसका साइन बदल जाता है। इसका साइन प्लस का है तो ये टर्म किसकी बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अगर हम देखें ध्यान से, ये एक सिंगल टर्म है, या दो टर्म नहीं, दो टर्म तब होती है जब माइनस का कुछ लग रहा होता।
अब इस सिंगल टर्म में से हम किसे दूसरी तरफ भेजना चाहते हैं, जो भी हमारा √5 के साथ है। किसके साथ है? √5 के साथ। क्या क्या है? ये दोनों संख्याएं हैं और ये दोनों √5 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो ये दोनों कहाँ जाएंगी? ये दोनों चीज़ें जाएंगी डिवाइड में। इस पूरे को डिवाइड करेंगे, ये दोनों चीज़ें इस तरीके से उधर जाएंगी, डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? -2p डिवाइड करेगा इन सारी चीज़ों को। यहाँ तक समझ आ रही है बातें? q माइनस 3p को डिवाइड करेंगे। जो चीज़ जहाँ है वहीं है, देखो यहाँ पे भी ये चीज़ जहाँ थी वहीं, इक्वल का साइन वहीं, √5 जहाँ होना चाहिए था, सॉरी मैंने यहाँ गलती लिख दिया, √5 जहाँ होना चाहिए था वहीं, -2 और p दूसरी तरफ गया। मेरे ख्याल से आप ये बात कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ओके, इसको जिसने समझ लिया उसको मैथ्स में प्रॉब्लम फेस होना कम हो जाएंगी। तो हम एक लाइन में कॉपी कर देता हूँ। √5 किसके बराबर है? क्या आपको याद है? याद है तो बताओ मुझे। √5 बराबर किसके आ रहा है? q माइनस 3p डिवाइड बाय -2p। अब ध्यान से देखो, ये लेफ्ट हैंड में क्या नजर आ रहा है आपको? इरेशनल। राइट हैंड में क्या नजर आ रहा है? सारे नंबर रैशनल है, तो यहाँ पे आंसर भी रैशनल आएगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अब यहाँ पर वो इंग्लिश लिखते हैं जो मैं कह रहा था। सिंस √5 इज इरेशनल, क्योंकि √5 क्या है? इरेशनल है। बट RHS राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड है इन द अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन के अंदर इज अ रैशनल नंबर। वो क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसमें रैशनल कुछ है ही नहीं, इरेशनल नंबर। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं कि रैशनल नंबर के बराबर हो जाए। बट इट हैपन, लेकिन ऐसा हुआ। ये लाइन आपको रट लेनी है। बट इट हैपन, लेकिन ऐसा हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हो गया ऐसा? हैपन ड्यू टू अवर, हमारी गलत एजम्पशन की वजह से। अवर फॉल्टी एजम्पशन। फॉल्टी एजम्पशन क्या है? फॉल्टी मतलब गलत, रॉन्ग। फॉल्टी की जगह क्या लिख सकते हैं आप? अवर रॉन्ग। रॉन्ग और फॉल्टी का मतलब सेम रहता है। हमारी रॉन्ग एजम्पशन के कारण ऐसा हो गया। वो रॉन्ग एजम्पशन थी क्या? डैट, और वो रॉन्ग एजम्पशन थी कि जो ये नंबर था ना, जो क्वेश्चन में गिवन था, ये नंबर हमने क्या मान लिया था? इरेशनल। दैट इज अ, दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अब इतनी सारी इंग्लिश भरने के बाद लास्ट में लिखना है हेंस। हेंस 1/3 minus 2 under root 5 is a rational number, is a rational, sorry, is an irrational number, irrational number। ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बट इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। पहली बात ये समझना पड़ेगा कि हमें एक तरफ इरेशनल नंबर रखना है, बाकी सारे को दूसरी तरफ भेजना। दूसरी बात, ये इंग्लिश की लाइन आपको पता होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी इंग्लिश आपकी ठीक है तो आप खुद भी बना के लिख सकते हैं इसे, क्योंकि कुछ बातें बतानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक तरफ इरेशनल एक तरफ रैशनल, लेकिन ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें अजम्पशन गलत थी, और अजम्पशन गलत थी तो इसका मतलब सही अजम्पशन क्या होनी चाहिए? कि एक इरेशनल नंबर है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर समझ नहीं आया, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो वीडियो को रिकैप करें या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मुझसे क्लास में पूछें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सेक्शन 3 का, सी का ही है ये। कहता है एचसीएफ निकालो इन नंबर्स का। और किस मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। किन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है? एचसीएफ मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर सकता है और सबसे बड़ा है। यानी कि इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर निकालना है। ओके, फैक्टर एक डिवाइजर होता है। डिवाइजर मतलब जो डिवाइड करेगा। इनको डिवाइड करने वाली संख्या बतानी है हमें। तो इनको डिवाइड करने वाली संख्या कैसे निकालेंगे? इसने कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो। यानी कि 36 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 96 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 120 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, ये रफ वर्क है जो मैं कर रहा हूँ। डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, वहाँ पर क्या आने वाला है? 2 से करते हैं। आपको पता है 18 2 36 होता है। मैं डायरेक्ट लिख लूँ, 2 से कर लो इसे, 3 से कर लो, 3 3 फिर 3 से हो रहा है, 1 आ जाएगा। यानी कि 36 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 96 के करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 क्या होता है? 8, 1 कैरी 1 यहाँ आ जाएगा,
टू एट ज़ा क्या होता है 16, ठीक है, फिर टू से डिवाइड करते हैं। टू टू ज़ा क्या होता है 4, टू फोर ज़ा क्या होता है 8, फिर टू से हो रहा है टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा 4, टू से करते हैं टू सिक्स ज़ा, टू थ्री ज़ा थ्री वन ज़ा, यानी कि क्या क्या नंबर आए 1 2 3 4। ओके, हम क्या करेंगे, एक मिनट, हम यहाँ पर इसे लिखेंगे टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितनी बार है 1 2 3 4 5, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितनी बार आ रहा है ये 5 बार, इंटू थ्री, थ्री एक ही बार आ रहा है। अब इसके फैक्टर करते हैं, कितनी बार जाएगा ये 2 6 बार में जाएगा, जीरो का जीरो कॉपी कर लेंगे, 2 6 ज़ा 12 होता है, फिर टू से जा रहा है 2 3 ज़ा 6, जीरो कॉपी हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा यहाँ पर, 2 5 ज़ा 10। ओके, आगे देखते हैं, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या मुझे यहाँ पर अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कैसे हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 2 इंटू टू इंटू टू, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 5। एस सी एफ कैसे बताते हैं, एस सी एफ आपको बताना है 36 का, 96 का, 120 का, तो कैसे बताएंगे, 2 कितनी बार कॉमन आया, एक बार कॉमन आया, 2 कितनी बार कॉमन आया, एक बार कॉमन आया, यहाँ 2 तो अब आया ही नहीं, देखो यहाँ तो 2 आया ही नहीं, यहाँ तो आ रहा है, इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं। 3 कितनी बार कॉमन आया, अगर आप ध्यान से देखें, ये इतनी खिचड़ी में बना रहा हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी नज़र आ रहा है कि 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार, इससे ज़्यादा तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, और इससे ज़्यादा अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, 2 इंटू टू 4, 4 3 ज़ा 12, तो इन तीनों संख्याओं का एस सी एफ क्या रहेगा 12, और इस तरीके से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है सेक्शन का, और इसे भी हम बड़ी जल्दी से फिनिश कर देंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन क्या है एक बार चेक करते हैं, पढ़ते हैं, प्रॉपर तरीके से समझते हैं। हालांकि इसमें तो प्रॉपर तरीके से समझने की ज़रूरत नहीं होती, आप बिना प्रॉपर तरीके से समझे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा जब आपसे पूछेगा, ओके, क्योंकि इसने कुछ ज़्यादा आसान क्वेश्चन दे रखा है, और एक ही क्वेश्चन पूछा है, आएगा तो ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स 2 मार्क्स में ही आ सकता है, अगर 3 या 4 मार्क्स में पूछेगा तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे ये वीडियो की आपसे समझते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है वंस अ स्पोर्ट गुड्स रिटेलर ऑर्गेनाइज्ड अ कैंपेन रन टू रिमेंबर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग। देखो हम सभी के साथ एक दिक्कत है, हमें मैथ्स तो समझ आती है, हमें इंग्लिश समझ नहीं आती, तो इंग्लिश समझ ना आने से ऐसा नहीं आप मैथ्स नहीं समझ सकते, ठीक है, आप समझ सकते हैं, जितने शब्द आपको समझ आते हैं ना उतने में आपको मीनिंग निकालना है। इसने कहा एक बार की बात है, वंस वंस अपॉन अ टाइम वाला, स्पोर्ट गुड्स रिटेलर, स्पोर्ट्स गुड्स कुछ है, ऐसी कोई चीज़ है, मैं आपको अगर ऐसे बताऊंगा एज ए स्टूडेंट तो ऐसे बताऊंगा, वरना प्रॉपर तरीके से कैसे समझेंगे, एक बार की बात है कि स्पोर्ट्स गुड्स रिटेलर है जिसने कैंपेन कैंपेन ऑर्गेनाइज करा, उसने एक कैंपेन ऑर्गेनाइज करा है, एक ऐसा कुछ मतलब कि एक ऐसा कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, कैंपेन ऑर्गेनाइज करा है, जिसका मोटो क्या है, देखो लिख रखा है इसने, रन टू रिमेंबर, भागना है किस चीज़ के लिए, याद रखने के लिए, किस चीज़ को याद रखने के लिए, अवेयरनेस किसकी फैलाना चाह रहा है, अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग, रन टू रिमेंबर, यानी कि उसने कैंपेन चलाई कि लोग याद रखें भी भागना भी ज़रूरी है, क्योंकि वॉकिंग के क्या होते हैं बेनिफिट्स, इसको अवेयर करने के लिए। ठीक है, ये बात हमारे लिए कोई काम की नहीं, मैथ से इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, आप एग्जाम में इग्नोर भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, इन डैट, उसमें यानी कि उस कैंपेन में क्या हुआ, उस रेस में क्या हुआ, सोहम एंड बानी, सोहम और बानी जो है उनने पार्टिसिपेट करा, देयर वॉज अ सर्कुलर पाथ, तो उनने पार्टिसिपेट करा, और यहाँ से अब मैथ्स की बात शुरू होती है, देखें ध्यान से, वहाँ पर एक सर्कुलर पाथ था, सर्कुलर आया आपको समझेगा मैथ्स आ गई, सर्कुलर पाथ था एक, ठीक है। सोहम ने लिए 12 मिनट, मान लेते हैं यहाँ से दोनों भागना शुरू कर रहे थे, सोहम भागा, और उसने कितने मिनट लेता है वो लेता है 12 मिनट्स, उसने 12 मिनट्स लिए, और उसने एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आ गया 12 मिनट्स के अंदर, 12 मिनट्स के अंदर। फिर एक और पर्सन है जिसका नाम क्या है, वाइल बानी, बानी ने कितने टाइम लिया है, बानी ने भी चक्कर लगाया है, लेकिन उसने कितना टाइम लेकर लगाया है, 18 मिनट्स लेकर उसने चक्कर लगाया है, 18 मिनट्स लेकर। कहते हैं सपोज दे स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, मान लो एक ही पॉइंट पर से भागना शुरू करते हैं, एंड वेंट इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भागते हैं, अलग अलग डायरेक्शन नहीं है, सेम डायरेक्शन में वो रन करना शुरू कर रहे हैं। तो कहता क्या है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स हैव दे मेट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे,
चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 1 का है ही नहीं, जनरल क्वेश्चन है, ये 12 मिनट में यहाँ आ जाएगा। सोहम जो है वो 12 मिनट में आ जाएगा, लेकिन बानी जो है उसको 18 मिनट लगने वाले हैं। यानी कि जब 12 मिनट्स हो जाएंगे तो अगर आप दोनों की पोजीशन पाएंगे तो कुछ इस तरीके से होगी। सोहम तो यहाँ आ चुका होगा, लेकिन बानी क्योंकि धीरे भाग रही है उसको कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट्स। तो हो सकता है बानी कुछ यहाँ पर आपको मिले। ओके, अब उसके बाद जब 18 मिनट्स होंगे, जब कितने मिनट्स हो जाएंगे, 18 मिनट्स। ओके, नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल से नहीं आ रहा, सॉरी। जब 18 मिनट्स हो जाएंगे, आफ्टर 18 मिनट्स, 18 मिनट्स बाद जो बानी है वो तो यहाँ आ जाएगी, 18 मिनट्स में 18 मिनट होती, लेकिन सोहम तो 12 मिनट पे आया था, यहाँ 6 मिनट बाद तो वो और आगे चला गया होगा, सोहम यहाँ आ गया होगा। अगर हम बात करें उसके बाद 24 मिनट्स बाद, 24 मिनट्स बाद अगर हम बात करें तो फिर क्या हुआ होगा, देखिए हर 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है ना ये, तो हमने 12 मिनट के बाद ही 24 मिनट बाद यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि ये 12 मिनट पे यहाँ आएगा, सो हम 24 पे आएगा, 36 पे आएगा, इस तरीके से आएगा। ये 20 मिनट 4 मिनट बाद यहाँ आ जाएगा। लेकिन सोहानी ये तो आ गया यहाँ पर, सोहम आ गया, सॉरी सोहम तो यहाँ आ गया, लेकिन बानी जो है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगा कर गई। अब वो अगली बार दोबारा यहाँ कब पहुँचेगी, 36 मिनट्स में पहुँचेगी। कब पहुँचेगी, 36 मिनट्स में पहुँचेगी। यानी कि अभी भी बानी यहाँ पर नहीं पहुँची होगी, बानी इससे अभी काफ़ी पीछे होगी, यहाँ मान लेते हैं बानी होगी। टाइम ऐसे ही बीतता जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, सोहम जो है वो 12 मिनट, 24 मिनट, 36 मिनट, 48 मिनट, 60 मिनट्स, 72 मिनट्स, इन मिनट्स पर वो वहाँ पर आएगा जहाँ से स्टार्ट करा था। बानी को देखें तो वो 18 मिनट्स, 36 मिनट्स, 54 मिनट्स, इन मिनट्स पर वहाँ पे आएगी जहाँ से उसने स्टार्ट करा था। ये बात समझ आ रही है। दोनों ही सेम टाइम कब होगा, जब पहली बार उसी जगह मिलेंगे जहाँ पे शुरू करा था, वो मिलेंगे 36 मिनट्स पर। देखो 36 मिनट्स पर ये भी वहाँ पहुँच रहा है, पहुंच रही है बानी, और सोहम भी पहुंच रहा है। तो 36 मिनट्स वो टाइम पीरियड है जब वो पहली बार मिलेंगे। ओके, अभी इतना आसान क्वेश्चन जो है यहाँ पे सिंपल पता लग रहा है आपको, यहाँ पर क्या लगाया गया है, एलसीएम निकाला गया। सबसे कम टाइम पूछा गया है जब दोनों एक ही जगह पर आएंगे, सबसे कम पूछा गया है, लीस्ट टाइम पूछा गया है। तो यानी कि आपको क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सोहम्स टाइम, सॉरी सोहम्स टाइम जो लग रहा है वो 12 मिनट लग रहे हैं, और बानीज टाइम कितना लग रहा है, बानीज जो टाइम है वो लग रहा है 18 मिनट्स। ओके, पूछा गया कब मिलेंगे, तो जब वो कहता है लीस्ट टाइम बताओ कब मिलेंगे, तो हम उसमें एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता ही है, 12 के फैक्टर्स कर लो, 18 के फैक्टर्स कर लो, और मैक्सिमम फैक्टर्स को लिख दो। 2 9 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें, 2 कितनी बार आ रहा है मैक्सिमम, 2 बार। 3 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, 2 बार। नंबर्स के अंदर देखना, एक नंबर के अंदर कितनी बार मैक्सिमम आ रहा है। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 3 का 36। तो 36 मिनट बाद वो मिलेंगे। आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट, दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इंग्लिश की लाइन जरूर लिखनी होती है, पॉइंट फर्स्ट टाइम। उसके बाद देखो फर्स्ट टाइम मिलेंगे, उसके बाद वो 72 मिनट्स पर, ठीक है यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई, 72 मिनट्स पर वो दोबारा मिलेंगे। समझ आ रही है बात, 72 मिनट्स पर वो फिर से मिलेंगे। यानी कि 36 मिनट, फिर 36 मिनट्स, फिर 36 मिनट्स, 36 मिनट्स बाद वो बार बार मिलते रहेंगे। लेकिन आपको लगता है 4 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं है 4 नंबर का। अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आया तो कहेगा आफ्टर दैट टाइम, आफ्टर देयर फर्स्ट मीटिंग, उनकी फर्स्ट मीटिंग के बाद। ये मेरे ख्याल से आपको नजर नहीं आया जो मैंने लिखा है, प्रॉपर तरीके से दिखा देता एक बार। कहते हैं तो आफ्टर 36 मिनट्स बाद, या वो डायरेक्ट 36 मिनट नहीं लिखा होगा, आफ्टर देयर फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग के टाइम पर, या एट द टाइम ऑफ देयर फर्स्ट मीटिंग, हाउ मेनी राउंड्स विल बी कंप्लीटेड बाय सोहम एंड बानी। सोहम ने कितने चक्कर लगा लिए होंगे, 36 को डिवाइड करें आप 12 से, कितने चक्कर लगा दिए होंगे, 3। 12 मिनट में लगा रहा है ना, तो 3 चक्कर लगा देंगे। लेकिन बानी ने तब तक कितने चक्कर लगाए होंगे, 2। तो ऐसे क्वेश्चन ये कुछ और ऐड कर देगा, और आपका क्वेश्चन फिर 4 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, और आपको उससे पहले इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है।
ये सपोर्ट जब आपने इसे सॉल्व कर लिया तो आप एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं और जो सपोर्ट मटेरियल में अदर क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो का जो पीडीएफ है, इसके जो सॉल्यूशन है उसका पीडीएफ जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।